नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हमारे टेबल के ऊपर है 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हीट वेव के साथ जुड़ा हुआ फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड इज़ अबाउट जियोग्राफी, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी इम्पैक्ट हमारे देश पर क्या हो रही है उसको देखेंगे। बहुत ही डेंजरस फैक्ट्स यहाँ पर हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस को देखेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करने वाले हैं। और नंबर 5 एंड नंबर 6 जो हैं ये बूस्टर डोज के साथ जुड़े हुए दो आर्टिकल्स हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। स्कोचा पायोनियर का ये आर्टिकल है। समर हीट वेव की शुरुआत हो चुकी है। ऑफ कोर्स इसके लिए हमें आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। वी कैन फील द हीट, इजंट इट। हमें ये महसूस होने लगा है कि अब हमारे देश में गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। और यहाँ पर ये आर्टिकल जो है ये हमारे कैपिटल सिटी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में यही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कि बहुत सारी जगहों पर टेम्परेचर जो है उसने 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर लिया है। और दिल्ली में भी यही हुआ है। बहुत सारी जगहों पर जो टेम्परेचर नापा गया तो वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 43.4 डिग्री सेल्सियस पीतामपुरा में ऑब्ज़र्व किया गया है। और सीवियर हीट वेव की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, याद होगा, एक क्वेश्चन पूछा था हिली रीजन वाला। 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जब हीट हो जाती है तो हिली रीजन को क्या कह देते हैं? हीट वेव से प्रभावित कह देते हैं। और इन जनरल जब टेम्परेचर जो है वो 6 डिग्री तक बढ़ जाता है किसी जगह में, 4.6 से 6 डिग्री के बीच में, तो कहते हैं कि इस एरिया में हीट वेव चल रही है। तो दिल्ली में अगर बात करें तो हीट वेव जो है वो चल रही है। और टेम्परेचर देखिए, जो नॉर्मल होना चाहिए इस वक्त उससे 7 डिग्रीज ज़्यादा टेम्परेचर हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और हमारे देश में ये जो मार्च 2022 है ना, ये पिछले 122 ईयर्स की सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म मार्च महीना जो है वो इस साल का है। तो यू कैन क्लियरली रिलेट, यहाँ पर हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ऑफ कोर्स सीसी यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब एक लॉजिकल बात है कि अगर थोड़ी बहुत विंड्स यानी कि हवाएं थोड़ी बहुत चलेगी तो हीट थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो गर्म हवा कहीं पर एक्यूमुलेट होती है तो विंड की वजह से वो गर्म हवाएं जो हैं वो स्प्रेड हो जाती, कहीं और चली जाती हैं। और ठंडी हवाएं जो हैं वो फिर थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं जो हैं वो थोड़ी यहाँ पर विंड की वजह से हमें महसूस होती है। तो दिस आर सम बेसिक जियोग्राफी के साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ जो है वो ये है कि अब ये हीट वेव हमारे देश में इतनी ज़्यादा सीवियर होने लगी है कि हर साल अलग अलग शहरों में लोगों के मरने की खबर हीट वेव की वजह से हमें देखने को मिलती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेक श्योर कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि पानी पिए। जितना हो सके उतना धूप में जाना अवॉइड करें। अगर काम नहीं है कोई खास, राइट, तो अवॉइड गोइंग आउट इन आफ्टरनून। सॉल्ट एंड वाटर या फिर नींबू पानी है, कोकोनट का वाटर, जूस, सॉल्टेड एरेटेड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कंज्यूम करनी चाहिए। डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्प्स, हीट की वजह से एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, डायरिया, वोमिटिंग, ये सारे कुछ हीट स्ट्रोक के या फिर हीट वेव जो हैं इसकी इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पर इस प्रकार से होती है। और कई जगहों पर यह भी होता है कि हीट वेव की वजह से लोगों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ रहा है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छा एग्जांपल है। आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट अब हमें समर्स में देखने को मिली है कि मार्च 2022 का जो समर है ये पिछले 122 ईयर्स का सबसे वार्मेस्ट समर है। तो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1 दैट यू कैन गेट। नंबर 2 इज़ कि अलग अलग शहरों में जो टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल दिल्ली का एग्जांपल दे सकते हैं कि मार्च जो है उसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे 7 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हमें अप्रैल में और मार्च में देखने को मिला है। और इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हमारे जो फ्लोरा एंड फोना है उनकी हम रक्षा करें, राइट। जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और हमारे जो प्लांट्स हैं उनको हम पानी पिलाते रहें। बर्ड्स और एनिमल्स के लिए पानी के जो भी पॉट्स आप रख सकते हैं ये चीज़ रखिए, क्योंकि याद रखिए वो कह नहीं पाएंगे लेकिन उनको भी हीट स्ट्रोक जो है उसकी इफेक्ट होती है, वो भी हीट स्ट्रोक से वल्नरेबल हैं।
तो ये थी एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी बात जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी, एंड इट इज़ ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े उससे पहले डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। गोइंग अंडर पायोनियर का ये आर्टिकल है। हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, खास करके अगर आप इस रीजन को देखें, पेनिनसुलर रीजन को, तो यहाँ पर कोस्टल इरोजन हो रहा है। कोस्टल इरोजन का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे समंदर जो है वो बेसिकली उसका पानी की जो एक सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो लेट्स से कि ये ज़मीन है और ये पानी का रीजन था, पहले पानी इतना था, अब पानी का लेवल इंक्रीज़ हो गया है। तो अब क्या होगा, ये पानी सिटी में और कोस्टल रीजन में अंदर आने लगा है। तो एक तो सैंड इरोजन हो रहा है, जो मिट्टी है वो बारिश और इन सारे, क्योंकि आप पेड़ काटेंगे बहुत ही, अगेन जियो मीन्स एनसीईआरटीज़ के चैप्टर में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आप, जो पेड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, राइट। फॉरेस्ट होते हैं तो वो पेड़ की वजह से, ग्रास, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिट्टी को एक प्रकार से पकड़ के रखते हैं। लेकिन जब हम फॉरेस्ट को काट देते हैं और जब बारिश होती है तो क्या होता है, सैंड इरोजन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सॉइल और सैंड जो है वो पानी के साथ मिक्स होके वो बहने लगते हैं। तो ऊपर का जो लेयर है वो चला जाता है और नीचे का जो लेयर है वो ऊपर आ जाता है। तो जो अच्छा लेयर है, जो प्रोडक्टिव लेयर है, जो काफ़ी, जो हम कहते हैं कि उसमें आप कोई भी चीज़ उगाना चाहते हैं तो अच्छे से उग जाती है, तो ये सारा जो लेयर है वो वॉश हो जाता है और नीचे का जो लेयर है वो ऊपर आ जाता है। तो एसिडिक वाटर और ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो वन रीज़न इज़ सैंड इरोजन, सेकंड इज़ सी का लेवल जो है ये बढ़ रहा है। अब देखिए रिपोर्ट क्या कहता है। लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहता है कि 2050 तक, यानी कि आने वाले 30 ईयर्स में, भारत के बहुत बड़े बड़े जो कोस्टल लैंडमार्क्स हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे। सबमर्ज यानी कि ये पानी के नीचे आ जाएंगे। इसमें मुंबई, मैंगलोर, कोची, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, बहुत सारे बड़े बड़े हमारे जो शहर हैं, बहुत ही पॉपुलेटेड शहर हैं। ये RMSI एक ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट फर्म है। इस फर्म का रिपोर्ट यह कहता है कि ये सारे शहरों के बहुत सारे एरियाज जो हैं वो मिड सेंचुरी यानी कि 2050 तक पानी के नीचे होंगे। मुंबई की बात करें तो बांद्रा वर्ली सी लिंक, हाजी अली दरगाह, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मरीन ड्राइव, ये सारे जो हैं वो धीरे धीरे करके पानी के नीचे सबमर्ज होने लगेंगे। और यूनाइटेड नेशंस का जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का रिपोर्ट क्या कहता है, पे अटेंशन हियर, कि जो नॉर्थ इंडियन ओशियन है, कि जो इंडियन ओशियन है उसका नॉर्थ पार्ट कौन सा है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज नॉर्थ पार्ट, राइट। इसके थोड़ा नीचे भी जो इंडियन ओशियन है, इट इज़ नॉर्थ इंडियन ओशियन। तो नॉर्थ इंडियन ओशियन जो है ये हर साल 300 mm या फिर 1 फुट ये हर साल ग्रो होगा आने वाले दशकों में, एवरी ईयर। जस्ट इमेजिन 1 फुट, तो 10 साल में 10 फीट इसकी सी लेवल जो है वो नॉर्थ इंडियन ओशन में राइज हो जाएगा। तो जस्ट इमेजिन 10 फीट, यानी कि कितने सारे आपके शहर जो हैं वो डूब जाएंगे। फरवरी में गवर्नमेंट ने लोकसभा में ये कहा कि 33.6% ऑफ इंडियन कोस्ट इज इरोडिंग विथ वेरिंग रेट्स ऑफ चेंजेस। अलग अलग जगहों पर ये इरोजन तो हो रहा है, लेकिन जो रेट है इसका वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। और बहुत सारे लोग ओडिशा और वेस्ट बंगाल में अपने घर छोड़कर उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। आंध्र प्रदेश में भी यही हालत है कि ईस्ट गोदावरी जो है तो उसकी अब धीरे धीरे शोर लाइन जो है वो डिसअपियर होने लगी है। और केरला में भी बहुत सारा कोस्टल लैंड जो है वो धीरे धीरे अब सबमर्ज होने लगा है। तो हमें एक नेशनल प्लान की आवश्यकता होगी। ऑफ कोर्स 150 मिलियन लोग इन शहरों में, इन इलाकों में रहते हैं और इनको हमें रीसेटल करना पड़ेगा। जब हम इनको रीसेटल करेंगे तो एक अनरेस्ट भी क्रिएट होगा कि दूसरे शहर के लोग जो हैं वो आपके शहर में आने लगेंगे, तो आपका शहर जो है उसके जो रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट। ऑफ कोर्स ये हमारे देश के ही लोग हैं, बट जस्ट ये एक प्रैक्टिकल बात है कि इससे अनरेस्ट भी क्रिएट होगा। प्रॉपर्टीज़ की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, शहर में भीड़ बढ़ जाएगी, और इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो हंसी खुशी यहाँ पर आ रहे हैं। उनको अपना पूरा जीवन जिन्होंने इन एरियाज़ में बिताया है उनको अपना घर छोड़कर आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, मीन्स इनफैक्ट होने लगा है। पहले लगता था कि ये सारी किताबी बातें हैं, लेकिन अब
ग्रास रूट रियलिटी पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने लगी हैं। और देखिए, जब सी वाटर है वो आप हमारे पानी के जो कुएं हैं, फिर जो सॉइल है उसको और ज़्यादा सॉल्टी बनाने लगता है, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम होने लगेगा। ओडिशा में आज बहुत सारे इलाकों में फ्रेश वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो वी नीड टू क्रिएट ए प्लान। जो चीज़ हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को रिलोकेट कर सकते हैं। अगेन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड, वेरी हार्ड होगा ये लोगों को रिलोकेट करना। एटलीस्ट ये चीज़ हम कर सकते हैं, भले ही बहुत ही चैलेंजिंग रहे, बहुत ही हार्ड रहे, और हर किसी को न्याय भी नहीं मिलेगा, ये भी हकीकत है। लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज़ ये क्लाइमेट चेंज की जो स्पीड है। अगर अकेला भारत इसमें कुछ करे तो कुछ नहीं होगा, दुनिया के सभी देशों को मिलकर राइट एक्शन लेनी होगी। अगर एक्शन नहीं ली तो सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ऐसी कंडीशंस फेस कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज़ को एक लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि एक जो मीटिंग हुई थी इससे पहले कोलंबो में, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी, और इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं हमारे अजीत डोभाल साहब, वो कोलंबो में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे, और उस मीटिंग को एड्रेस करते हुए जो अलग अलग सिक्योरिटी एडवाइज़र, डिफेंस मिनिस्टर्स जो भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने खास करके मॉरिशियस जो हैं उनके आई थिंक उनके डिफेंस नहीं, सॉरी, उनके होम मिनिस्टर वहाँ पर आए थे, बट एनीवे मॉरिशियस जो हैं उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे क्लाइमेट चेंज, और मालदीव्स ने भी एग्जाम्पल दिया था कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका देश जो है वो काफ़ी वल्नरेबल है। तो कैसे ये इंडियन ओशियन के देशों को मिलकर एक दूसरे के साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मदद करनी चाहिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड यू गाइस टू चेक इट आउट। ये इसी चैनल पर अवेलेबल है, उसको देखिएगा ज़रूर। आपको पता चलेगा कि कितने सारे देश जो हैं वो वल्नरेबल है, और आजकल हर कोई जो मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में बिजनेस और इन सारी चीज़ों की बात होती है, और उसी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज की बात होती है। तो इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। पीस विदाउट पॉज, द हिंदू का ये आर्टिकल है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में जो इश्यू चल रहा है, बेसिकली जो वहाँ की जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जो वहाँ के स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर, उन्होंने इस जो वोटिंग का जो मोशन था तो उसको नो कॉन्फिडेंस, ये वोटिंग का मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन जो है, तो इसको रिजेक्ट कर, नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट कर दिया था। और फिर उन्होंने मीन्स बेसिकली पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की बात बताई, और इलेक्शंस को फिर से मीन्स 3 महीने के अंदर इलेक्शंस करने की बात जो है वो इमरान खान ने बताई थी। इस चीज़ को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। इसके साथ जो डिप्टी स्पीकर की जो एक्शन थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल बताया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ जो था, इसको रिजेक्ट किया था वहाँ के डिप्टी स्पीकर ने। The verdict, which has been hailed by the opposition and the Pakistan's media as the defeat of Mr. Khan's assault on democracy. पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और मीडिया ने यह कहा कि ये इमरान खान की जो डेमोक्रेसी पर एक असॉल्ट करने की जो कोशिश है उसकी एक हार हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट किया है अपोजिशन और मीडिया ने। इसी के साथ ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्पीकर को कुछ चीज़ें बताई, स्पीकर को कुछ ऑर्डर्स दिए कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। कि एक तो नो कॉन्फिडेंस वोट जो है उसको होल्ड करना है, और अगर इसमें इमरान खान जीत जाते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर वो हार जाते हैं मीन्स उसके बाद ही एडजॉर्नमेंट होगा। अगर वो हार जाते हैं तो नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद ही ये जो सेशन है उसको आप ये कॉन्फिडेंस वोट जो जब तक फाइनलाइज ना हो जाए, नया प्राइम मिनिस्टर वोट इन ना हो जाए, तब तक आपको कैरी ऑन करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्लान बी, जो मिस्टर खान का प्लान बी था, वो भी बता दिया है। उन्होंने ये कहा था कि ये यूएसए जो है वो उनको हटाना चाहता है एक्सेट्रा, और जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं वो क्या चाहती हैं, ओपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो शहबाज शरीफ जो हैं उनको अपना लीडर मानती हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं उनके वोटिंग से।
लेकिन इमरान खान ने ये कहा कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। इससे पहले कि हमारे डिस्कशन में हमने ये भी बात की थी कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं या फिर थे, तो उनको अभी मीन्स वहाँ की जो मिलिट्री है उनके साथ भी उनके रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए। और मैंने रशिया का एग्जांपल दिया था कि रशिया जब वो गए तब कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, और अभी वहाँ के जो मिस्टर बाजवा हैं आर्मी चीफ, उन्होंने ये कहा कि रशिया की एक्शंस जो हैं वो नेगेटिव है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री और आर्मी के बीच, मिलिट्री और गवर्नमेंट के बीच में ही तालमेल जो है वो नज़र नहीं आता है। एनीवे 1947 से लेकर अभी तक का अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखेंगे तो एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी टर्म जो है वो कंप्लीट नहीं की है। और इससे हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि जिस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो और सिक्योरिटी ना हो, वो देश कितना भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर क्यों ना हो, कितने भी रिसोर्सेज उनके पास क्यों ना हो, उस देश की तरक्की कभी नहीं हो सकती। ए मैसेज फॉर रशिया, द हिंदू का ये आर्टिकल है। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, UNHRC ने रशिया को सस्पेंड कर दिया है। और ये यूएसए ने एक रेजोल्यूशन जो है वो स्पॉन्सर किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। ऑफ कोर्स 93 वोट्स इस रेजोल्यूशन को मिले, 24 वोट्स जो हैं इसके खिलाफ रहे, और 58 देश एब्सटेन रहे, यानी कि वोटिंग नहीं किया इसमें। 58 में इंडिया भी शामिल है। अब रशिया जो है उसके बारे में यही चीज़ है कि रशिया का विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बुचा नाम की जगह है, यूक्रेन का टाउन है, तो वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिली हैं। और इस्तांबुल टॉक्स के बाद रशिया के ट्रूप्स यहाँ से विड्रॉ करने लगे, यहाँ से वापस जाने लगे, और फिर पता चला कि यहाँ पर बहुत सारी बॉडीज़ हैं, और इस चीज़ को लेकर काफ़ी विरोध हुआ। और रशिया का कहना यह है कि ये सारी चीज़ें फेक हैं, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही हैं वगैरह वगैरह। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड इज़ ए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एक इंडिपेंडेंट UN मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होनी चाहिए, एक प्रोब होनी चाहिए, और जो दूध का दूध है पानी का पानी है वो यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि अगर रशिया ने सिविलियंस पर इस प्रकार के अत्याचार किए हैं तो दैट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। ह्यूमन राइट जो हाई कमिश्नर्स फॉर ह्यूमन राइट्स हैं उनका कहना, उनकी ऑफिस का कहना यह है कि अभी तक 1611 सिविलियंस जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। 2227 यूक्रेन के लोग जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन साहब ने जब इस ऑपरेशन की शुरुआत की तब उन्होंने ये कहा था कि ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, और ये यूक्रेन के लोगों के खिलाफ नहीं है। ये ऑपरेशन जो है वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज और डीनाजिफिकेशन करने के लिए ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। और अगर इस ऑपरेशंस में इतने सारे सिविलियंस की मृत्यु हो रही है तो ये एक शर्म की और चिंता की बात है। हाँ, कहीं पर भी अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो कोलेट्रल डैमेज तो होता ही है, राइट। सामूहिक निषेध जिसको कहते हैं कि आप कुछ आतंकवादियों को मारने के चक्कर में 1-2 सिविलियंस जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये कोलेट्रल डैमेज एक रियलिटी है, राइट। कोशिश यही करती है सभी आर्मीज़ के सिविलियंस जो है उनकी मृत्यु ना हो, लेकिन इतनी सारी डेड बॉडीज़ मिलना जो है दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। और रशिया को ऐसा लगा था कि ईजिली यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा, लेकिन यूक्रेन के लोगों ने भी एक ज़बरदस्त विरोध किया है। और अब यूक्रेन की मिलिट्री को वहाँ की सरकार को मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है वेस्ट से, ओपनली नहीं लेकिन बैकडोर से सारी मदद जो है वो की जा रही है। कुछ ऐसे एरियाज जैसे कि नॉर्थ वाला रीजन जो है यूक्रेन का, तो वो अब यूक्रेन के कंट्रोल में है। ईस्ट और साउथ वाला रीजन जो है वो रशिया के कंट्रोल में आ चुका है। दोनों के लिए सिचुएशन जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया ये मानकर चल रहा था कि कुछ ही समय में यूक्रेन हार जाएगा, लेकिन यूक्रेन ने एक अच्छी फाइट जो है वो दी है। बट एनीवे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि डिप्लोमेटिक डिस्कशंस हों, और जो हॉस्टिलिटीज़ हैं ये ऑन द स्पॉट बंद की जाए, सीज़ फायर हो यहाँ पर। और इस्तांबुल टॉक्स जो हुई, तो इस्तांबुल टॉक्स में क्या हुआ, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने न्यूट्रलिटी को एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये भी कहा कि एक उनको मल्टीलैटरल सिक्योरिटी एश्योरेंस मिलना चाहिए कि उनका देश जो है उसकी रक्षा की जाएगी, उस पर इस प्रकार के अटैक्स नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इज़ रेडी फॉर ए कंसल्टेशन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फॉर क्रीमिया, 15 साल के लिए क्रीमिया के बारे में बातचीत हो।
इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। इसी के साथ जो दोनियास्क और लुहांस्क एरिया है, इसको लेकर भी वो बातचीत करने के लिए तैयार है। और इसकी वजह से ही रशिया जो है उन्होंने नॉर्थ में से वापस, ये जो बुचा नाम की जगह है, बुचा किलिंग्स जहाँ पर हुई है, तो बुचा से ये लोग रशिया की मिलिट्री जो है वो वापस जाने लगी। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इस्तांबुल टॉक्स। अब इन्वेस्टिगेशन साइड टू साइड हो सकती है, साइड बाय साइड, कि बुचा में क्या हुआ है, तो उसकी एक इन्वेस्टिगेशन हो, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन। और इसके साथ साथ ये डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो है वो फिर ऑफ ट्रैक नहीं होनी चाहिए। वो एक तरफ आप डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो है उसको बढ़ाते रहिए और एक तरफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलती रहे। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। दोनों पार्टीज़ को, दोनों देशों को ये समझना होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो रशिया के लिए, कि अब दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो रशिया से नफ़रत करने लगे हैं। उनकी इकोनॉमी एज ए ग्रेट पावर, उनकी रेप्यूटेशन, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई है। यूक्रेन को फिजिकल डैमेज हुआ है, रशिया का इमेज का डैमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जल्द से जल्द ये चीज़ें, अभी हो सके तो कल नहीं, आज अगर हो सकता है तो इसको आने वाले कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। लेट्स होप कि यहाँ पर सीज़ फायर हो जाए, राइट, हथियार को छोड़कर बातचीत करें। दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन दैट वी कैन हैव। थर्ड शॉट चैलेंज, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। 2 आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, दोनों के दोनों थर्ड शॉट के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। प्रिकॉशन डोज, यानी कि जो बूस्टर डोज है उसका नाम हमारे देश में प्रिकॉशन डोज दिया गया है। तो अब 18 प्लस जो लोग हैं, राइट, 18 से लेकर 60 तक के लोगों की ही बात मैं कर रहा हूँ। अगर हम चाहें तो हम प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर पैसे देकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। सरकार ने ये परमिशन दे दी है। 10 अप्रैल से इसकी शुरुआत, यानी कि कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। एज वी ऑल नो के समय के साथ साथ इन्फेक्शन अगर हुआ है उसकी वजह से इम्यूनिटी है, या फिर वैक्सीनेशन की वजह से इम्यूनिटी है, या फिर दोनों की वजह से इम्यूनिटी है, तो समय के साथ साथ ये वेन होने लगती है, यानी कि इसका ग्राफ जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। तो बूस्टर डोज आ जाए तो फिर से इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाती है, इसीलिए इसका नाम बूस्टर डोज है। अब लोग वापस काम पर जाने लगे हैं, राइट, वर्क फ्रॉम होम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। इसी के साथ यूरोपियन और ईस्ट एशियन सर्जेस, हमने देखा कैसे चाइना में 20,000 प्लस केसेस रजिस्टर होने लगे हैं। तो ये थोड़े चिंता के विषय हैं। और कोमोर्बिडिटीज़ अब हमारे यंगस्टर्स को भी होने लगी हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह वगैरह। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि बूस्टर डोज जो हैं, जितने लोग एलिजिबल हैं वो जल्द से जल्द ले लें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये जो बूस्टर डोज है इसके लिए आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो हर किसी के लिए ये अफोर्डेबल चीज़ नहीं रहेगी। सरकार को इसको फ्री ही रखना चाहिए था। क्यों पता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर बजटेड एक्सपेंडिचर रखा था डबल डोजिंग के लिए, 75% जितनी पॉपुलेशन को देने के लिए, तो इसका जो बजट था उससे 1% से भी कम पैसा खर्च हुआ है। और सिंगल शॉट बूस्टर की बात करें तो अगर सभी लोगों को देगा, मीन्स फ्री में सरकार अगर ये बूस्टर डोज देगी, तो भी बजटरी आउटलेट जो है उससे 0.5% जितना ही खर्च आएगा। जस्ट इमेजिन कि अगर कोविड की वेव भगवान ना करे आए, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए तो इकोनॉमी के ऊपर कितना नुकसान होगा, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इससे तो बहुत अच्छा है कि सरकार एक बूस्टर डोज जो है वो प्रोवाइड कर दे। अब दूसरे रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि एक मिक्स एंड मैच बूस्टर, आपने लेट्स से 2 कोविशील्ड के शॉट्स लिए हैं तो अब आपको कोवैक्सिन का एक शॉट दिया जाएगा। आपने दूसरी कोई कंपनी के 2 शॉट्स लिए हैं तो फिर थर्ड जो आपका बूस्टर डोज होगा वो कोई और होगा। तो अब ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इसमें जो भी सरकार को बेस्ट लगे उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ आजकल ऑप्शंस भी काफ़ी हैं हमारे पास, राइट, जैसे मिक्स एंड मैच बूस्टर बताया, बहुत सारी दूसरी वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं और इसका मास प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो सरकार इनको खरीदेगी तो भी सरकार को एक रीजनेबल प्राइस में ये वैक्सीन्स मिल जाएगी। तो मुझे तो लगता है यही होना चाहिए, क्योंकि देखिए 18 से 60 की रेंज में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और फिर एक ये भी चीज़ है कि अगर फ्री में रखेंगे तो लोग इजीली जाकर बुकिंग करवाएंगे, फिर यहाँ पर अपनी डेट्स का इंतज़ार करना पड़ेगा कि सैलरी जब आएगी तब जाएंगे, बजट के बाहर होगा, ये सारी चीज़ें भी हैं ना हमारे देश में। तो आई थिंक फ्री इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब ये थर्ड डोज जो है उसमें ये भी है कि जो लोग 60 ईयर्स से ज़्यादा के हैं या फिर हेल्थ वर्कर्स हैं तो उनके लिए ये फ्री है, राइट। तो अच्छी बात है, चलो उनके लिए फ्री है। और वैसे ही सरकार ने टाइम टाइम पर यही किया है कि सबसे पहले सबसे वल्नरेबल लोगों को
टारगेट किया जाता है, उनको फ्री में डोज पहले दिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके दूसरी पॉपुलेशंस को कवर किया जाता है। एक एस्टिमेट ये भी कहता है कि आज हमारे देश में 96% जितने 15 साल से ज़्यादा के लोग ऐसे हैं, 96% जिनको एटलीस्ट 1 डोज मिल चुका है, और 83% से ज़्यादा लोगों को 2 डोजेस जो हैं वो मिल चुके हैं। तो अब ये 3rd डोज, इनफ वैक्सीन है हमारे पास, इनफ स्टॉक भी हैं, तो आई होप कि सरकार इसमें कुछ चेंजेस करे और फ्री की जो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं उसकी जगह पर फ्री में ये डोज मिला है। इसी के साथ एक और अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है, जिसके बारे में मीन्स बहुत लोगों को ये शायद क्लैरिटी नहीं है। तो लेट मी टेल यू हियर वन थिंग एंड यू कैन पास इट टू अदर पीपल, कि वैक्सीन लेने से ऐसा नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा। वैक्सीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको सीवियर इलनेस नहीं होगी, मृत्यु के चांसेस नहीं होंगे, राइट। एक रेगुलर बुखार जैसा बुखार होगा एंड देन यू विल बी बैक टू नॉर्मल। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोग क्या समझते हैं कि मैंने वैक्सीन लिया उसके बाद भी कोविड हुआ, तो कोविड हो सकता है लेकिन आपको सीवियर कोविड नहीं होगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वैक्सीन। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जिन लोगों ने एक लंबे टाइम से 2nd डोज लेने के कुछ महीने हो चुके हैं, तो कल से ये 3rd डोज जो है उसके लिए एलिजिबल हम सब हो जाएंगे, 18+। आई एम श्योर ज़्यादातर आप में से जो है वो 18+ ही है। तो अगर पॉसिबल है, इफ़ 600 रुपीज़ इज़ समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड, राइट, तो गो फॉर इट। मुझे लगता है फ्यूचर में सरकार इसको फ्री कर देगी, लेकिन फिर 2-3 महीने के बाद फ्री करे तो लेट्स डोंट वेट एंड वॉच फॉर इट। लेट्स होप कि हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। अगर एक बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो 600 रुपीज़ तो सेकंड्स में चले जाएंगे। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड, आई विल रिकमेंड कि ये 3rd डोज जो है वो हम सबको लेना चाहिए। आई विल ऑल्सो गो फॉर इट एंड आई विल शेयर ए आई थिंक पिक्चर तो शेयर, आई डोंट लाइक शेयरिंग पिक्चर ऑफ टेकिंग वैक्सीन, बट आई विल जस्ट पोस्ट इट कि भाई मैंने अपना 3rd वैक्सीन ले लिया। आई एम ऑल्सो गोइंग टू गेट इट फॉर माई पेरेंट्स एज वेल, उनके भी बूस्टर डोज हैं, बट दे आर एलिजिबल फॉर द फ्री वन। आई वुड रादर पे, लेकिन 3rd डोज जो है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि अब मास्क और ये सारी चीज़ें भी जा रही हैं, लोग अपनी पुरानी आदत में वापस आने लगे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं। तो इट इज़ बेटर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, इज़न्ट इट? तो दैट्स द थिंग एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई एम श्योर आपने टेलीग्राम में पढ़ा होगा, कम्युनिटी में भी मैंने शेयर किया था कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो उसकी वजह से थोड़ा मेरा आवाज़ अलग लग रहा होगा शायद आपको। वो जो एक रेगुलर डेज में जो ग्रिप होती है बात करने की, वो शायद कहीं ना कहीं अभी तो नहीं है, राइट। इट्स डेफिनेटली नॉट देयर, आई कैन फील इट। तो बेयर विथ मी, अभी थोड़ा टाइमिंग भी आई कैन नॉट हैंडल इट। मैं सुबह लेक्चर्स नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज नॉट फीलिंग वेल। 2 चीज़ें एक साथ हो गई यार। एक तो अचानक से बैक एक हो गया, सीवियर बैक एक, राइट। चिंता की बात नहीं है, इट विल गेट ओके, इसको कोई इंजरी नहीं है, बट देयर वाज लाइक मसल स्ट्रेन। तो ये चीज़ हुई और ऊपर से ये जो कहते हैं कोल्ड हो गई। तो अब कोल्ड की वजह से क्या होता है, यू स्नीज ए लॉट एंड द मोर यू स्नीज द आपकी बैक को उतना ही इम्पेक्ट होगा। तो यू कैन फील कि भाई स्नीजिंग से कितना बैक को इम्पेक्ट। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई एंड दैट हैज़ definitely affected me, but I'm recovering, feeling much better. So bear with me for maybe one day more. शायद कल संडे है तो संडे let's hope के सारी चीज़ें ठीक हो जाए and hopefully from Monday things will be back to normal. I will keep you posted. ठीक है, तो enjoy your weekend and कल संडे है तो I will post of course that एक जो रिवीजन लेक्चर है वो भी आपको पोस्ट कल मिल जाएगा फॉर श्योर। एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।